आज पूरा देश सरकार से एक ही सवाल पूछ रहा है कि आईआईटी, जेईई और नीट की परीक्षा कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या देश के हालात सामान्य हो चुके हैं, कोरोना काल से पूर्व जैसे हो चुके हैं? क्या अब देश में विद्यार्थी के भविष्य का आकलन भी राजनीतिक पहलुओं के आधार पर होने लग गया है? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मैं अलख निरंजन चतुर्वेदी आप सभी को एक सफर पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं तथ्यों के आधार पर आपको आने वाली भयावह परिस्थिति से रूबरू कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कल 26 तारीख को देश में कोरोना के 76,000 नए केस आए और मौत का आंकड़ा 1,000 के ऊपर है। यह एक भयावह स्थिति है और ये किसी को भी विचलित कर देने वाली है। पर इन आंकड़ों से परीक्षा के होने और ना होने पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्या स्थिति सामान्य है? सामान्य के बिल्कुल करीब भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ देश में 14 से 15 राज्यों में बाढ़ की, भूस्खलन की। 14 से 15 राज्य जो है इस समय बाढ़ से प्रभावित है। उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, गुजरात, बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा 7 मिलियन लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। उसके बाद देखिए आप, पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम और अरुणाचल प्रदेश। उत्तरी राज्यों में देखिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण आवाजाही प्रभावित है तथा उसके कारण पंजाब और हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। केरला में तटीय वर्षा का कारण भूस्खलन आया। एक डाटा है होम अफेयर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन का, डीएमडी का, कि इस समय देश में 15 मिलियन का मतलब 1,50,00,000 लोग इन सभी आपदाओं से प्रभावित हैं तथा 850 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में एक तबका विद्यार्थियों का भी है जो इन सबसे प्रभावित हुआ है तथा आवाजाही प्रभावित है और यह सब जुड़ा हुआ है परिवहन की सेवा को लेकर के। और मैं बात कर रहा हूँ परिवहन सेवा की। परिवहन सेवा की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने के लिए परिवहन सेवा का लाभ उठाना ही पड़ेगा। अब इसमें देखिए कोरोना काल से पूर्व रेलवे का लाभ बहुत सारे विद्यार्थी उठाते थे परीक्षा केंद्र तक पहुँचने के लिए। अब जब रेलवे की सुविधाएं पूर्णतः सुचारू रूप से चालू नहीं हैं, तो और विकल्पों की तरफ विद्यार्थियों को ध्यान देना पड़ेगा। और विकल्प में देखिए बचता क्या है, बसों के द्वारा जाएं। पर क्या बसों की पर्याप्त इतनी उपलब्धता कराई गई है कि सभी विद्यार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें? इसका अभी कोई जानकारी नहीं। जो विद्यार्थी एक दिन पहले पहुंचना चाहते हैं, वहां पर रुकना चाहते हैं, उनके लिए क्या रुकने की उतनी व्यवस्था है? इसकी भी कोई सही जानकारी नहीं दे सकता है क्योंकि अभी सभी होटल पूर्णतः खुले नहीं हैं। सभी काम अभी थोड़ा-थोड़ा करके शुरू हो रहा है। ऐसे में बच्चों के सामने जाने के और रुकने की बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले एक विद्यार्थी की बात करता हूँ। क्या वो निजी साधन द्वारा परीक्षा देने जा सकता है? नहीं जा सकता है। वो जो है इतना नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में सरकार को सब परिस्थिति का ध्यान देना है। एक बच्चा भी अगर पीछे छूटता है, मतलब उसके भविष्य की यहाँ पर बात हो रही है, तो हमें हर बच्चे के भविष्य का ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, देश के हालात एकदम सकारात्मक नहीं है कि इस समय कोई भी परीक्षा कराई जाए, पर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार का जवाब हाँ है। 12 राज्यों में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया, पर जवाब मिलता है बच्चों के भविष्य की बात है। अरे तमिलनाडु में जेई नीट के एस्पायरेंट के बच्चे कहते हैं हम जब जिंदा रहेंगे तब तो कॉलेज पहुंचेंगे। यहाँ पे जिंदगी का सवाल है और आप उनके भविष्य की बात कर रहे हैं।
बच्चों को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है आगे का, तो अब क्या कर सकते हैं? ऐसे में देखिए, अभी जो है यूपीपीएससी का बेसिक खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ, मात्र 44% बच्चा पहुंचा। ऐसे एग्ज़ाम कराने से क्या फ़ायदा, आधे से कम लड़का पहुंचा हुआ है। यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ, कई लड़कों को कोरोना होने की संभावना है, अब वो कोरोना के घर तक पहुंच जाएगा। अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? आपने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, तो कोरोना कैसे हो गया? रोक लीजिए उसको। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम की, जिसका कि फॉर्म आया था पिछले साल मार्च में। उस फॉर्म को करीब 1 करोड़ 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, और सरकार के पास एप्लीकेशन फीस के रूप में 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा है। और उस एग्ज़ाम के ना होने का सिर्फ एक कारण है, सरकार पिछले 1.5 साल से अभी तक यही कारण दे रही है कि उनको वेंडर नहीं मिल पाया। अरे जब एग्ज़ाम ही नहीं कराने के लिए तुमने यही नहीं डिसाइड कर पाया कि तुम एग्ज़ाम किससे करवाओगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म क्यों निकाला? और उसी एक कारण के कारण वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और आज कोरोना के काल में आईआईटी जेई के एग्ज़ाम में इतने सारे कारण हैं, फिर भी सरकार का उत्तर है एग्ज़ाम कराना है। तो क्या यहाँ पर कोई राजनीतिक पहलू काम कर रहा है? अगर दोनों एग्ज़ाम्स को मिलाकर के देखा जाए, तो करीब करीब 1 करोड़ 52 लाख बच्चों का भविष्य जो है इस समय लकीर खींच रही है भविष्य की। उनको पता नहीं कि उनके भविष्य का क्या होगा। अब आज जब ये हालात हैं, तो आगे चल के क्या और हालात बिगड़ने ही वाले हैं, सुधरने वाले तो नहीं है। तो अब ये हमारे ऊपर ही है कि हमें हालात सुधारने हैं। यहाँ से एक वक्तव्य सामने आता है, शिक्षा में राजनीति। शिक्षा में राजनीति का मतलब हर देशवासी के मौलिक अधिकार का हनन है। यहाँ पर हर देशवासी को एक सवाल अपने मन में सोचना पड़ेगा, क्या उसकी लोकतांत्रिक आज़ादी को लोकतांत्रिक तरीके से छीना जा रहा है? यानी कि सभी कार्य लोकतांत्रिक ढांचे के आधार पर किए जा रहे हैं, पर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसको मैं सरल शब्दों में ये कहूँ कि वह जो है, अपने आप को आजकल लोग असमर्थ पा रहे हैं, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है। तो इसको अगर मैं और सरलता पूर्वक कहूँ, जब इंसान अपने खुद की वास्तविकता को लेकर सवाल करने लग जाए कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब वो एक ऐसी स्थिति में जा रहा है जहाँ पर उसका मन शून्य हो जाएगा। हम इस स्थिति को रोक सकते हैं। लोकतंत्र का असली मतलब होता है जनता की आवाज़। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमें अपनी इस आवाज़ को बुलंद रखना है और इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना है। आज बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में लगे हुए हैं। वह ये चाहते हैं कि ये परीक्षा अभी आगे बढ़ाई जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आइए एक नज़र डालते हैं उनके कुछ ट्वीट्स पर। इन ट्वीट्स के मामले में मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। अभिनेता सोनू सूद कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की ही उम्मीद होनी चाहिए कि वो लोग सामने आए और लोगों की मदद करें, लोगों को सही रास्ता दिखाएं। हमें इनको प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद रखना चाहिए। लोकतंत्र को हमें जिंदा रखना है। हम ही लोकतंत्र की असली कड़ी है। सरकार को यह पता होना चाहिए और हमें सरकार को यह याद दिलाना पड़ेगा, जनता मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र तो जनता। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद,
जय भारत।